हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की बातें हम बहुत समय से कर रहे हैं हालांकि लेकिन संविधान में पांचवें भाग पे, जो कि सबसे बड़ा भाग है, ऑब्वियस सी बात है, 100 आर्टिकल बहुत बड़े होते हैं अपने आप में, जिनमें हमने दो चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है। मतलब लगभग 2 से 3 पार्ट मेन खत्म कर दिया। आखिरी चीज बची हुई है जिसमें हम बात करने वाले किसकी, न्यायपालिका की, है ना। न्यायपालिका अपने आप में बहुत बड़ी एक चीज है, जिम्मेदारी है। क्यों है? क्योंकि ये संविधान का संरक्षक भी बताया गया है न्यायपालिका को संविधान में। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बिल्कुल लास्ट में न्यायपालिका की बात करी हुई है। यहाँ पे चीजों की बात करें तो मोटिवेशन से ही बात है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। लाइक कई बार बोलते हैं ना, मेरी किस्मत में नहीं, तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूं। इंतजार नहीं करना है, मेहनत करना है और मेहनत करने से फल मिल जाता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे बड़ी बॉडी कहलाती है न्याय के मामले में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। 5वें भाग में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। सो सर्वोच्च न्यायालय हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसी में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं न्यायपालिका से संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तो भाई इसको लास्ट तक देखना है आपको, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किस लिए है। चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी आपकी यही हो जाए प्रतियोगी परीक्षाओं की इसी चैनल पर। तो भैया सर्वोच्च न्यायालय की बात कर ले। हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था कि भाई 5वें भाग में या शक्ति की बात करें तो शक्ति को पृथक्करण किया हुआ है 3 भागों में, है ना। अगर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तो हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात कर ली है। अब जुडिशरी बची है, जो आखिरी चीज है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो शुरुआत आजकल से नहीं है। शुरुआत बिल्कुल शुरुआती समय से है, जब अंग्रेजों का जमाना चलता था और पहली बार एक्ट लाया गया था, कानून बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जी हाँ, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1973 में। 1973 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और इसी के तहत उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया था। तो भाई इसी में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय, पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय गठित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। हालांकि मैं बता दूं तो इसमें 1+3 का कॉन्सेप्ट था। टोटल 4 मेंबर्स की ये बॉडी हुआ करती थी। एलिजा एम्पे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। तो यहाँ पे केवल बंगाल के क्षेत्र के लिए ही क्या किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था जो न्याय करेगा, ठीक है। फिर धीरे 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 ये डेवलप होता चला गया। 1861 में जो एक्ट आया उसके तहत फिर हाई कोर्ट्स का भी गठन करने लग गए, उच्च न्यायालयों का। सर्वोच्च है ये, उच्च न्यायालयों का। तो वो हम खैर 6वें पार्ट में डिस्कस करेंगे जुडिशरी में अलग से, ठीक है। अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भैया इसके अंतर्गत पूर्ण अधिकार क्षेत्र और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में इसको स्थापित किया। किसका? न्याय से संबंधित। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय यही पूरा का पूरा बंगाल कहलाता था। आज ये अलग अलग है। शुरुआत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र जो है वो बंगाल के अंतर्गत आता था और वहां के सारे आपराधिक के साथ साथ जो भी आपके फौजदारी मामले हैं उनके लिए भी क्या है, ये कोर्ट बनाया गया था। 1823 ये सन की बात चल रही है। किंग जॉर्ज तृतीय जो थे उन्होंने फिर क्या किया, मद्रास और बंबई, है ना, इनके सर्वोच्च न्यायालयों की स्थापना करी उस समय। फिर इन सारे सर्वोच्च न्यायालयों को उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया और एक सुप्रीम कोर्ट बाद में बनेगा। समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। तो समय के साथ साथ ये चीजें करी गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ये 3 सर्वोच्च न्यायालय उस समय बना दिए गए थे अलग अलग प्रांतों पे न्याय करने के लिए। वहां पे जो भी मामले हैं, आपराधिक हो चाहे फौजदारी हो, सारे मामलों के लिए। इसके अलावा 1861 के भारत उच्च न्यायालय अधिनियम के द्वारा इन सब सर्वोच्च न्यायालयों को खत्म कर दिया गया। इनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय का, इनको उच्च न्यायालय बना दिया गया, जो अलग अलग प्रांतों में फिर एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो उच्च न्यायालयों के तहत भारत संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव किसको प्राप्त हो गया? सर्वोच्च न्यायालय को। उसके अंडर फिर क्या आ गए? उच्च न्यायालय आ गए।
तो ये उच्च न्यायालय में और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा आपको, अभी बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस चीज को नहीं समझना। हमें ये समझना है कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में बंगाल में, कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। इतना क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसमें 4 सदस्य थे, 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हुआ करते थे। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर चेंज होता गया धीरे 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 धीरे। आजादी के समय की हम बात करें और आज के सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ठीक है, संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों की अपीलों को संभालने के साथ साथ प्रांत संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने का काम सौंपा गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब क्या है, संविधान लागू किया गया, अपनाया गया। और उसके साथ ही इसमें क्या किया गया, इसी संविधान में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। संविधान के अलावा सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक जनवरी 1950, जनवरी भी 28 जनवरी याद रखेगा, 28 जनवरी 1950 को पहली बैठक हुई सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहां लग रहा था? सुप्रीम कोर्ट लग रहा था पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है, जब तक उसकी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। 1958 में दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तैयार हो गई, तब से वो आज तक वहीं लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो यहां कुछ चीजों को समझना है। भारतीय संविधान का अध्याय 6 और भाग 5 है ना, भाग 5 में संघ बताया है, संघ का, अध्याय 6 में राज्य बताया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रावधान संघ न्यायपालिका बनाने की अनुमति दी गई है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 जो हमने बताया था, इस सारे के सारे इनमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान बताए हुए हैं, ठीक है। इनके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार, प्रक्रियाएं और पहलू सब इनसे ही आने हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। एक एक को हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब 124 की बात करें, ये थोड़ा सा लिखा लिखा सा क्या है, कई बार कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है भारतीय न्यायपालिका का, ये इस टाइप का पिरामिड टाइप का क्या है स्ट्रक्चर है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आती है, फिर दूसरे नंबर पर यहां पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, इसको लिख रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये सबसे बड़ी बॉडी है न्याय से संबंधित पूरे भारत में। उसके बाद प्रत्येक राज्यों में या 2 राज्यों में एक, इस टाइप से राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स हैं। क्या है? हाई कोर्ट्स। इनको उच्च न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च न्यायालय। और फिर इसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनको बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट को बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो ये भारत की जो है ये प्रक्रिया है न्याय की। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम सर्वोच्च प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं तो भारतीय संविधान का पार्ट 5 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया। अब संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब इसी में बताए। तो अभी संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, वो बताया 5वें भाग में। आर्टिकल 124 से लेके 147 में ये सारे के सारे प्रावधान वर्णित किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट 6 में है। कहां पे? पार्ट 6। पार्ट 6 जो है वो राज्यों से संबंधित है। तो राज्यों की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इस 6वें भाग में बताई हुई है, ठीक है, राज्य वाली। कोई दिक्कत? तो इसमें हाई कोर्ट्स के बारे में बताया है आर्टिकल 214 में। 214 से लेके सच्चाई ये है कि 237 में ये सारे के सारे प्रावधान है। उसी के अंतर्गत सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं 231 से 237 तक, ठीक है। तो ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर है, ये हम 6वें भाग में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम 5वें भाग में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने जैसे पता है कि हमेशा से आर्टिकल 124 या जो पहला आर्टिकल है वो कोशिश करता है उस पद के बारे में बताने की। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान है, सब क्लॉसेज हैं 1 2 3 4 124 में। सबसे पहले 124 में लिखा है कि भारत में क्या होगा? भारत में एक होगा। कितना होगा? एक क्या होगा? न्यायालय होगा, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोल रहे हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो
न्याय से संबंधित गतिविधियों का सर्वशक्तिमान, सबसे ऊंचा स्तर होगा। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, तो 124वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएं। इसके अलग अलग क्लॉजेस हैं जिसमें कौन कौन होगा, कैसे होगा, कौन नियुक्त करेगा, सारी चीजें इसमें बताई हुई। समझ पा रहे? चलो तो अब वापस हम चल देते हैं, यहां पे आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है संविधान के अनुच्छेद 124 के पहले सब क्लॉज में लिखा है क्या, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अधिकतम 7 अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे। याद रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है ये 26 जनवरी 1950 का है, जो मान्य किया गया था। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बना था, तो उस समय का ये प्रावधान यहां डला है कि एक चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, CJI, चीफ जस्टिस कितना होगा, एक होगा, और 7 अन्य न्यायाधीश से मिलके, यानी टोटल 8 न्यायाधीश से, टोटल 8 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में थे। कब की बात है, 1950 में। और यही सारे जितने भी केसेस होते थे उनको सुनते थे, उनको निपटान करते थे। यहां पे एक चीज और लिखी है बाद में सुन लेना, ये तो पूरी चीज हो गई, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश। जब तक कि संसद किसी कानून के माध्यम से अधिक संख्या निर्दिष्ट ना करे। ये कब तक रहेंगे, एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जब तक संसद को लग रहा है कि इतने से काम चल जाएगा। अगर संसद को लगता है कि नीति से नहीं चल रहा है और ज्यादा बढ़ाने चाहिए, तो ये पूरा अधिकार, कौन सा पूरा अधिकार, कितने जज होंगे, ये पूरा अधिकार संसद को दिया हुआ है। वो संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, याद रखना। तो आज फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहां ये चीजें दी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कितनी बार चेंजेस हुए हैं। आज की बात बता दूं मैं, तो आज भैया टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जजेस का प्रावधान किया गया है। ये 2019 में लास्ट बार किया गया था। शुरुआत कहां हुई थी, एक जज, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जस्टिस। ठीक है, सो टोटल 8 से अभी कितने हो गए, 34 हो गए। तो बहुत बार चेंजेस आए हैं इसमें, ये याद रखिएगा। अभी देखिए प्रारूप में मूल क्षेत्राधिकार, ये इनके ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है ना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाह देना, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये अधिकार क्षेत्र के 3 प्रभाग हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। इनमें अनेक प्रकार की शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट में, और भी हैं, सबको डिस्कस करेंगे। भारत के भीतर सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का ही पालन करना होता है, ये जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो ये अधिकार है इनका। इनमें सभी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति मतलब रिव्यू करने की, जुडिशियल रिव्यू की बात चल रही है। विधायी कार्यकारी कार्यों को अमान्य करने में सक्षम बनाता है, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और संघ राज्यों की शक्ति संबंधी या मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू करने का ऑप्शन जो है वो किसको दिया हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, और ये किसी भी गलत कानून को गलत ठहरा सकती है, उसे समाप्त कर सकती है। अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, और ये उत्तरदायित्व भी है कि ये चेक करते रहे समय समय पर संसद कौन सा कानून बना रही है, गलत तो नहीं बना रही है। क्योंकि भैया इन अधिकारों का हनन हो गया तो फिर क्या के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये पूरा अधिकार किसको, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। हम सब पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे एक एक करके। चलिए सर्वोच्च न्यायालय की संरचना देख लेते हैं, जो बताई हुई है कि कैसी क्या है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने, 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं, 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI इनको कहा जाता है, और 33 कितने हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। टोटल 34 है। ये 2019 में अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद ही क्या कर सकती है, सीटें बढ़ा सकती है। तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ा के 34 कर दी थी। इससे पहले 31 जो है 2009 में संसद ने क्या किया था, 31 करी थी संख्या। 10 साल बाद उसको बढ़ा के 2019 में 34 कर दी।
इससे पहले और कम थी। अभी मैं सारे बता दूंगा शुरू से। सबसे पहले तो 1773 में जब बना था सुप्रीम कोर्ट तो उसमें तो 4 ही जज थे। फिर जब ओरिजिनली आजादी के बाद बना तो भैया 8 थे, 7 + 1, 1 + 7, ठीक है। 1950 की बात करें, फिर 56 में फिर चेंज हो गया, तो बढ़ता गया। सारी मैंने रखा हुआ है, आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये देखो दिख रहा है। तो यहां पे बताया है कि भाई 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 जज हुआ करते थे टोटल, जिसमें एक, हमेशा एक का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि एक ही हो सकता है। अन्य कितने हैं? 7। ये तब का था 1950 का। फिर भैया 1956 में केंद्र सरकार ने फिर बिल पारित करके चेंज की संख्या, 7 से 3 और बढ़ा दिए, है ना। तो 8 थे पहले, 11 हो गई संख्या, एक चीफ जस्टिस तो एक ही रहेंगे, 7 से 3 अन्य जजेस और बढ़ा दिए, तो 8 से 11 हो गए। फिर भैया 1960, 4 साल बाद 3 और बढ़ा दिए, ठीक है, 10 से 13 हो गए, तो अब 14 हो गए। फिर भैया 1978 में इन्होंने 4 और जज बढ़ा दिए, अधिकतम की बात मतलब एक्स्ट्रा वाले जज, तो अभी 18 संख्या हुई। फिर 1986 में इनने क्या कर दिया? 8 बढ़ा दिए, तो 26 हो गए। 86 के बाद 2009 में बढ़ाए गए थे, जो कि 30 कर दिए थे, 5 और बढ़ा दिए तो 31 हो गए। और अभी 2019 में 33, 3 और बढ़ा के कुल 34 अभी सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस और बाकी 33 अन्य जजेस, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कब कैसे चेंजेस की गई सीट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट की स्थिति की बात कर ले तो भैया सुप्रीम कोर्ट के काम क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट में काम होते क्या है। मैं काम बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट के, सबसे पहले यहां नहीं, नए उस पर बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। सुप्रीम कोर्ट के जो काम है वो क्या करेगा, कार्य की अगर हम बात करें तो देखो, एक तो व्यक्ति विशेष, ठीक है, एक है राज्य और राज्य वर्सेस राज्य, ये राज्य वर्सेस केंद्र या संघ, व्यक्ति विशेष वर्सेस संघ, ये बेसिक काम है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने केंद्र सरकार पे या संघ पे कोई केस कर दिया, तो वो केस कहां लड़ा जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। या किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पे कोई केस कर दिया तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। राज्य और राज्य, 2 राज्यों के विवाद हैं, वो किसी हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में निपटाए जाएंगे। तो ये तो डायरेक्टली ये प्रमुख कार्य है जो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये मूल क्षेत्राधिकार कहलाते, कार्य कहलाते। इसके अलावा भी और अलग अलग कार्य हैं, जैसे अपील कर दी, कोई हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति को कोई फैसला सुनाया गया, उससे वो खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है, ये अधिकार दिया हुआ है कि आप कहां जा सकते हो और ऊंची कोर्ट्स में अपील कर सकते हो। तो फिर अब हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट बचता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट वो मामले भी देखे, मौलिक अधिकारों की देखरेख भी करना है ना। सो वो सारे के सारी चीजें यहाँ पे अधिकारों के रूप में सुप्रीम कोर्ट को बताई है, उनके कार्य क्या क्या है। तो देखो, न्यायिक समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, इसके साथ भारत का संघीय और उच्चतम संवैधानिक न्यायालय, ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, कोई भी चीजों की देखरेख करना जिससे गलत अगर है तो उसको हटा दिया जाए, ठीक है। अपील की सर्वोच्च अदालत, एपेलेट मामले में अपील। अब भैया क्या होता है, देखो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, पिरामिड स्ट्रक्चर, इसमें सबसे नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, है ना। ये सब लिख दूं, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट समझ लो। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको कोई फैसला हुआ, उससे खुश नहीं हो तो आप ऊपर जाओगे, उसके ऊपर हाई कोर्ट, वहां पे अपील करोगे कि महोदय ये हमें मजा नहीं आया या हम इस फैसले से खुश नहीं है, तो आप कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक बार चेक कर लो। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब कोई ना कोई तो पक्ष हो गई जो सेटिस्फाइड नहीं होता उनके आंसर से या उनके फैसले से, तो अब फिर फाइनली कहां जाओगे? सबसे ऊंची जगह जो है अपील करने की वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट अपील की सबसे ऊंची अदालत यही है। संविधान के अंतिम व्याख्याकार,
संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि इस शब्द का क्या मतलब है। तो वो मतलब की व्याख्या कौन करेगा संविधान के अंदर? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो अंतिम व्याख्याकार होता है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के तौर पे इन्हें माने ही आर्टिकल 32 में ये अधिकार इनको दिया हुआ कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो किसी भी कीमत पे, उनकी रक्षा करने का कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आर्टिकल 129, जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, जो भी फैसले जीवन में कभी भी सुना है, वो सब एज अ रिकॉर्ड यूज करे जाते हैं। पहले तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरी चीज, बाकी के लोग का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से हाई कोर्ट भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी, या हाई कोर्ट के फैसले से सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितनी भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, इनके द्वारा दिया गया फैसला ही सर्वमान्य माना जाता है और वही प्रोसीडिंग आपको भी उस जैसे केसेस में अपनानी पड़ती है। तो एज अ रिकॉर्ड वो अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। इनकी गरिमा भी होती है, इसको मानना जरूरी है। इनके दिया गया फैसला मानना ही पड़ता है, नहीं तो अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है ना, उस पे आपको क्या है? सजा मिल सकती है। चलिए, इसके अलावा हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करें तो संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नामित करता है। यानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का भवन स्थित है और दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट लगेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही लगे। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो समय पे, जरूरत पड़ने पे क्या कर सकता है? वो किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग कर सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला है संविधान से। हालांकि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की बैठक के रूप में किसी अन्य स्थान या स्थान को चुनने की शक्ति भी देता है। राष्ट्रपति की सहमति से इस संबंध में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। मान लो इनकी इच्छा है कि यार हमको बेंगलोर में सुप्रीम कोर्ट की बैठक करनी है या वहां पर कोई सुनना है मामला, तो राष्ट्रपति महोदय से सलाह कर सकते हैं और राष्ट्रपति महोदय हाँ बोल दे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की बैठक के रूप में सेवा करने के लिए किसी अन्य स्थान का चयन करने का आदेश नहीं दे सकती। कोई और नहीं बोल सकता कि भैया तुम उधर लगाओ, कि भैया तुम उधर लगाओ, नहीं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये लोग ही डिसाइड करेंगे कहां लगाना कहां नहीं लगाना। ये अधिकार इनको दिया हुआ है। ठीक है भैया। चले, प्रक्रिया की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे नियम स्थापित करने से पहले, ऐसे नियम, कैसे नियम? राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक है, जिसमें न्यायालय के सामान्य अभ्यास और प्रक्रिया नियंत्रित की जाती। ठीक है, कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बना लोगे आप। राष्ट्रपति महोदय से पहले परमिशन लोगे कि भाई साहब, मतलब बड़े साहब, हमको ऐसा करना है वैसा करना है, क्या ये सही होगा, उचित होगा? तो वो कहेंगे हाँ ठीक है तो कर लीजिए। अनुच्छेद 143 ये वो शक्ति है जिसपे हम डिस्कस करेंगे आगे, शक्तियों में ही करेंगे। वैसे ये शक्ति जो है ये यहां पर एडवाइजरी पावर के तौर पे होती है। एडवाइस लेना, एडवाइस समझते हैं, सलाहकारी शक्ति कहलाती है। सो राष्ट्रपति जी के द्वारा लाए गए संवैधानिक मामलों या संदर्भों पर कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करती है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च हैं, है ना, सबसे बड़ा पद है भारत का। अब सारे कानून उनके साइन से ही पास होते हैं। अब पता चला कि कोई कानून ऐसा आ गया संसद में जो इनकी जानकारी या विशेषता नहीं है, विशेषज्ञता नहीं है उस फील्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है इनका फर्ज बनता है कि एक बार पूछ तो लें भैया कि संविधान पे ऐसा ऐसा कुछ कानून आ रहा है, क्या ये सही है कि नहीं है। तो संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनानी पड़ेगी। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ है, बेंच है, जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामले ही लिखते हैं। तो उस पीठ के द्वारा जो चर्चाएं होंगी, वो सलाह जो होगी, वो फिर राष्ट्रपति महोदय अपने हिसाब से देख लेंगे। ऐसा नहीं कि इन्हें सलाह दी तो मानना ही पड़ेगा, वही चीज लिखा है। ठीक है, तो 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला करती है। 5 या अधिक न्यायाधीशों की बेंच, संवैधानिक पीठ इनको कहा जा सकता है। हाँ, चलिए, अन्य सभी मामलों का निपटान कौन कर सकता है? खंडपीठ कर सकते हैं, एकल न्यायाधीश के द्वारा भी किया जा सकता है। अदालत अपने फैसले सार्वजनिक करेगी, ऑब्वियस सी बात है, कहीं छुप छुपा के नहीं करेगी।
सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए 5 जजेस हैं तो बहुमत कितना होगा, 3 का बहुमत होगा। 3 जज एक चीज पे एक मत हो तो वो बहुमत कहलाएगा। 7 की पीठ है तो 4 होने चाहिए। 13 की थी तो 7, केशवानंद भारती मामला। जी हाँ। न्यायाधीश असहमत है तो वे असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद की जाती है जिनकी आवश्यकता होती है उस निर्णय को लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को लिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को लग रहा है कि यार इनसे चर्चा कर लें, ये थोड़े से जानकार हैं इस न्याय से संबंधित चीज के, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और जजेस वगैरह हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की तो जाती है, लेकिन सलाह किसकी ली जाती है? मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिनकी आवश्यकता हो, जिनको वो आवश्यक समझे उनके। तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है। कॉलेजियम नाम सुना होगा आपने, कॉलेजियम सिस्टम चलता था। ये कॉलेजियम जो बनाया जाता था ये ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, इसमें 5 जज, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, वो लोग ही सिफारिश जो करें तो वो राष्ट्रपति महोदय मान सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, संसद में इसका विवाद चलता है ना, क्योंकि संसद भी थोड़ी पकड़ बनाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट पे या न्याय की प्रक्रिया पे, तो ये चल रहा है। फिर भैया एनजेएसी बनाया गया, एनजेएसी है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो ये भी नहीं चल पाया, फिर वापस से कॉलेजियम सिस्टम पे आ गए। तो चल रहा है अभी मामला, देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जरूरी है। हाँ, ये तो ऑब्वियस ही बात है भाई, मुख्य न्यायाधीश से नहीं पूछोगे तो फिर किससे पूछोगे? ठीक है, ये जरूरी है। योग्यताओं की बात करें तो बहुत सिंपल सी योग्यताएं हैं इनकी। क्वालिफिकेशन, कौन कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज? देखो, मुख्य न्यायाधीश तो सच्चाई ये है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वही बनता है मैक्सिमम केसेस में, एक आध केस चेंज हुए हैं वो। ठीक है, चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया कोई भी व्यक्ति 65 साल की एज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई है। हालांकि इसको हम अलग से लेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि 65 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, क्योंकि ये रिटायरमेंट की एज है, तो एज जो है वो कम होनी चाहिए 65 साल से। इसके अलावा एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है ये, है ना, ऐसा नहीं एज से काम चल रहा है, यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे ऊंची पोस्ट पे बैठे हो न्याय की, अगर वहां कुछ गलती होती है ना तो वो फिर समस्या का विषय। तो एक्सपीरियंस मायने रखता है। भारत का नागरिक तो होना चाहिए, ये तो हमेशा से ही है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है ये। जितनी सरकारी पोस्ट है सब में भारत का नागरिक ही मांगते हैं, विदेशियों को अब हम कोई पोस्ट देते नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि चाहे वो उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में, कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफर होता रहता है ना न्यायाधीशों का, इस न्यायालय से उस न्यायालय, उस न्यायालय से उस न्यायालय। तो जितने हाई कोर्ट हैं, हो सकता है एक ही हाई कोर्ट में उन्होंने 5 साल का अपना पूरा टेन्योर व्यतीत किया हो, या हो सकता है बीच में ट्रांसफर कर दिया गया हो दूसरे हाई कोर्ट में। तो टोटल एक हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स को मिला के कंटिन्यू 5 सालों तक, लगातार 5 वर्षों तक इन्होंने न्यायाधीश होने का कार्य किया हो, एक्सपीरियंस रहा हो, न्यायाधीश रहे हो ये 5 सालों तक, तो वो व्यक्ति क्या हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य हैं। या फिर लगातार 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता, एडवोकेट रहे हो आप, 10 सालों का अनुभव एडवोकेट होने का होना चाहिए। तो यह एक और योग्यता बता दी है कि राष्ट्रपति महोदय को लगे, ये राष्ट्रपति की नजरों में विधि का ज्ञाता हो, ऐसा बोला जाता है, तो प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए राष्ट्रपति की राय में, उस व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की निर्धारण नहीं किया हुआ। अधिकतम तो बताया है, न्यूनतम नहीं बताया है। अधिकतम यह कि 65 से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा वाले को तो नहीं, लेकिन
कम नहीं बताया कि 40 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, ऐसी कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, याद रखिएगा। कॉलेजियम प्रणाली जिसपे हम बात कर रहे थे, कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 बड़े न्यायाधीश, इनमें क्या होता है, और कुछ वकील होते हैं, ये लोग का एक कोलाज बनता है। कोलाज तो समझ गए ना आप? हाँ, एक कमेटी, और यही लोग चूंकि न्याय से जुड़े हुए लोग हैं तो यही तो जानेंगे अच्छे से कि कौन व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, कौन खराब है। तो ये कॉलेजियम बनाया जाता है जिस पर क्या है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण, उनकी नियुक्ति, उनका मामले जो भी चल रहे हैं उससे संबंधित इन सारी चीजों पर फैसले लेने का काम सुप्रीम कोर्ट में किसका होता है? कॉलेजियम की होती है। ठीक है, भारत में कॉलेजियम प्रणाली को न्यायाधीशों का चयन करने वाले न्यायाधीश भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि न्यायाधीशों का चयन करने वाले न्यायाधीश किन्हें कहते हैं? तो कॉलेजियम को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित की गई है। संसद ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया, इसीलिए तो नहीं बनाया संसद, तो वो तो क्या करना चाहते हैं? बंदिश लगाना चाहता है। तो ये खुद से डेवलप्ड की गई है जुडिशियल, है ना? क्यों की गई है? क्योंकि भैया उन्हें लगा था कि संसद में तो लोग बाग पढ़े लिखे नहीं होते, और ये सच्चाई है, या वो उस विशेष प्रकार से उस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए होते हैं, विशेषज्ञता नहीं होती उनमें। अब वो अपने फायदे के लिए किसी व्यक्ति का नाम आगे बढ़ा दें, और इस बड़े सिस्टम में अगर वो लोग चले गए और दिक्कत पैदा कर दी तो नाम तो पूरे भारत का खराब होगा, पूरी दुनिया भर में। तो इनने कहा कि भाई जो इस क्षेत्र को जानकार हैं, जानते हैं, उन लोग होंगे तो वो अच्छी सलाह दे पाएंगे बजाय कोई भी सलाह दे। ठीक है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम है, इसीलिए लड़ाई होती रहती कॉलेजियम सिस्टम को लेकर संसद में, क्योंकि संसद के लोग चाहते हैं कि थोड़ी पकड़ अपनी बनी रहे। ठीक है, परामर्श और कॉलेजियम पर विवाद, अब देख लो ये सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त प्रावधानों में परामर्श शब्द की अलग 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 व्याख्या करी थी। एक केस था 1982 का, पहला न्यायाधीश का मामला था ये, जब ये परामर्श दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होता, इसका अर्थ केवल विचारों का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले परामर्श की ये परिभाषा, क्योंकि व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को ही। एक मामला फिर 93 में हुआ, दूसरा न्यायाधीश मामला, इन्होंने अपने पहला फैसला जो था ना विचारों का आदान प्रदान, इसको उलट दिया। इन्होंने कहा परामर्श से सहमति शब्द की, परामर्श ही सहमति है। ठीक है, फिर तीसरा मामला हुआ 1998 में, इधर इन्होंने कहा कि सीजेआई जी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए बहुलता वाले न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता होती है। अकेले सीजेआई नहीं कर सकते ये, इसमें और भी लोग चाहिए। ठीक है, तो परामर्श 1-2 लोग नहीं, मतलब एक व्यक्ति से नहीं होता, 4-6 लोगों का होना तो चाहिए परामर्श। किससे लोगे आप? 4-6 लोग होंगे तो ज्यादा परामर्श अच्छा मिलेगा। तो बस सीजेआई की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं कर सकती कॉलेजियम। तो बस उन्होंने क्या करा, सीजेआई प्लस 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनको मिला के कॉलेजियम बना दिया, जो अब क्या करेगा, परामर्श करेगा, सहमति प्रदान करेगा, चर्चाएं करेगा। ठीक है, यदि 2 न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं तो उसे सरकार की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमें नियुक्त करना है, कॉलेजियम के पास आई, उनकी नाम आया कि भैया ये व्यक्ति को क्या नियुक्त कर सकते हैं। अब 5 लोग हैं, 5 में से 2 ने मना कर दिया तो फिर हटा दो, जरूरत ही नहीं, उसको भेजना ही नहीं है संसद में, हटा। 99 में CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 99 में हुआ है 2014 में। इसके द्वारा फिर इस प्रणाली को चेंज करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को एक नई चीज निकाली गई जिसको NJAC बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए इसको स्थापित किया गया था, इसको NJAC। लेकिन बस मजा नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा, NJAC को रद्द कर दिया, क्योंकि यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट की बात चली जाएगी ना, है ना। सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे उस चीज पे पकड़ बना पाएगा। तो दोनों में राजनीतिक मतभेद है और कुछ नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी मूल संरचना के सिद्धांतों यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी फालतू का जो संसद की पावर, मतलब न्यायपालिका की पावर को कम करे, स्वतंत्रता को कम करे, है ना। तो इस बेसिस पे इन्होंने वो NJAC खत्म कर दिया। CJI की अंतिम सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही कानून और न्याय मंत्री सिफारिश करेंगे किसको, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को नियुक्ति के बारे में बताएंगे।
तो कॉलेजियम पहले डिसाइड कर लेगा, वो कानून वाले लोग ही हैं, फिर कानून मंत्री के पास जाएगा, कानून मंत्री प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपॉइंट कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, यही प्रक्रिया अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ और उनका कार्यकाल ये हमने डिस्कस किया ही था कि जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय की, वो चूंकि राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उनको अपॉइंट करते, तो वही इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो किसी प्रतिनिधि को नामित कर देंगे, वो इनको शपथ दिला देगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो भैया संविधान में बताया नहीं है, लेकिन इस संबंध में प्रावधान अलग अलग है। सबसे पहली चीज कि भैया वो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रह सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 65 सालों का है। 65 साल की एज होते ही आप रिटायर हो जाओगे, इससे ज्यादा आप कार्यकाल नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अलावा उसकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी के द्वारा या संसद के द्वारा तरीके से निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वो क्या कर सकता है, त्याग पत्र दे दे। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद से बर्खास्त कर दिया जाए, जैसी महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है वैसे भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश एडहॉक जो जस्टिस होते हैं, होता क्या है कई बार भाई कमी पड़ जाती है अच्छे लोगों, और ये सच्चाई है, अच्छे लोगों की कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कोई महोदय रिटायर्ड हो गए, अब हमें नहीं कोई बेटर कैंडिडेट मिल रहे, तो कुछ जगहों पर एडहॉक आप न्यायाधीश या फिर जो रिटायर्ड न्यायाधीश हो उनसे काम करवा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे तदर्थ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कुछ समय के लिए नियुक्त कर सकते हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जरूरत के समय हाई कोर्ट के जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं कुछ समय के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी सत्र को आयोजित करने, जारी रखने स्थानीय न्यायाधीशों को कोरम की आवश्यकता होती है, यहां पे याद रखिएगा। तदर्थ न्यायाधीश में संबंधित उच्च न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश से बात करने और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, यानी किसी व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य होना चाहिए, यह जरूरी है, बस वो सेम टू सेम। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त रूप से योग्य है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसी भी समय अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भरने के लिए इनको कहा जा सकता है कि भैया आप यहां पे काम कर लीजिए। इसके लिए अगेन राष्ट्रपति से क्या करना होगा, और जो जिस व्यक्ति को नियुक्त करना है उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इस प्रकार का न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए सभी लाभों का हकदार होता है, जो वो बता दें। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के अधिकार और विशेषाधिकार, सारी चीजें उस समय तक जब तक सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस जगह पे है अवेलेबल, उसको दिए जाएंगे सारे अधिकार। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए वही महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता होती है। उसी सत्र के दौरान निष्कासन के लिए संसदीय अभिभाषण प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति एक आदेश देगा, निष्कासन आदेश, जो जारी किया जाता है, और राष्ट्रपति हटा सकते हैं किसको? जजेस को। हटाने के लिए बहुमत चाहिए होता है। देखो यार, सिंपल सी प्रक्रिया मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचते हुए। जैसी राष्ट्रपति की है वैसी, वैसी उपराष्ट्रपति की है, वैसी सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, एससी को हटाने के लिए, जज को हटाने के लिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए या तो राज्यसभा या लोकसभा, सबसे पहले नोटिस जारी होगा कहीं से भी, नोटिस इनको कि इनने काम ढंग से नहीं किया है, संविधान के खिलाफ कार्य किया है, पद की गरिमा नहीं बनाई। अगर राज्यसभा से जाता है तो 50 लोग के साइन होने चाहिए उस पर, सिग्नेचर। ठीक है, और अगर लोकसभा से जाता है तो 100 लोगों के सिग्नेचर इस पे होने चाहिए। ये नोटिस जाएगा 14 दिन का समय मिलेगा, 14 डेज। उसके बाद अगर उधर वो उनने गलती मान ली और रेजिग्नेशन दे दिया तो दिक्कत ही नहीं है, नहीं मानी गलती और फिर भी चल रही हैं चीजें, तो 14 दिन बाद फिर वही प्रक्रिया होगी। यहाँ पर 2/3 बहुमत से जहां से भी वो प्रक्रिया गई होगी बिल पास होगा, फिर दूसरे में जाएगा, वहां 2/3 बहुमत से बिल पास होगा, फिर महोदय राष्ट्रपति के पास जाएगा,
और राष्ट्रपति महोदय इनसे बोल देंगे कि निकल लो भैया। हालांकि ये भारत में अभी तक हो नहीं पाया पूर्ण प्रक्रिया, कहीं कुछ जजेस के लिए स्टार्ट की गई थी हाई कोर्ट में, पूर्ण कहीं नहीं हुई। ठीक है, तो ये बेसिक हटाने की प्रक्रिया है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। किन किन पे लगा है महाभियोग? सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया, ये याद रखिएगा। लेकिन पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी रामास्वामी 1991-93 इनका कार्यकाल था, उनका था। जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया था, लेकिन उन पर हटाने की प्रक्रिया नहीं चालू कर पाए थे क्योंकि लोकसभा में वो प्रस्ताव ही पारित नहीं हो पाया था। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग इनके लिए नहीं किया गया है, राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है, वो हम बता चुके हैं। कार्यों की बात करें तो उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधिकरणों अदालतों के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं उनकी अपीलों को स्वीकार करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 132, 33, 34 में ये बताया है। विभिन्न राज्य सरकार, केंद्र और किसी भी राज्य सरकार के बीच जो भी संघर्ष है उनको हल करना, संघीय राज्य सरकारों के बीच संघर्षों का हल करना, ये आर्टिकल 131 है जिसमें मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपनी परामर्शदात्री क्षमता से मामलों की सुनवाई करता है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति करे, सलाहकारी शक्ति है ये 143। ये सारे कार्य हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट अपने स्वविवेक पर बहुत सारे मामला सुओ मोटो इसको बोलते हैं, सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब स्वविवेक से कोई भी केस उठा सकते हैं, किसी भी विषय पे डिस्कस कर सकते हैं। सभी भारतीय अदालतों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बीच उन सारे कानूनों का पालन होगा जो सुप्रीम कोर्ट घोषित करेगी, है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। क्षेत्राधिकार और शक्तियों में बात करें तो संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार बहुत सारे दिए गए। अपील का अंतिम न्यायालय है जिसमें हमने डिस्कस कर ही लिया था। यह संविधान का अंतिम दुभाषिया है, और दुभाषिया मतलब उसको ट्रांसलेट करने वाला। संरक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाला व्यक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र और शक्तियां बहुत सारी हैं, जिसमें मूल क्षेत्राधिकार 131 में बताए हैं जो हमने बात करी ली थी। कौन से? कि पर्सन वर्सेस यूनियन, व्यक्ति विशेष वर्सेस संघ के केस लड़ेंगे। यहां पे स्टेट वर्सेस यूनियन, स्टेट वर्सेस स्टेट, कोई ये मामले होते हैं ये डायरेक्टली यहां पे काम आएंगे, ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट लड़ता है। रिट क्षेत्राधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 रिटें बताई हुई हैं जो हमने बात करी हुई है मौलिक अधिकारों में, है ना, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ठीक है, ये 5 रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपीलीय न्यायालय, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 132, 133 और 134 4 आर्टिकल हैं, अलग अलग अपील के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से मामले? संवैधानिक मामलों में अपील, नागरिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील, ये सारे वहां अपील देखेंगे। अपने से नीचे क्षेत्र के जितने मतलब हाई कोर्ट की आ गई अपील तो उनकी अपील। सलाहकारी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143, राष्ट्रपति को किसी मामले में सलाह चाहिए संविधान से संबंधित या कानून से संबंधित तो वो देंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। हालांकि यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं होती है कि राष्ट्रपति वो माने सलाह। विशेष अवकाश द्वारा अपील, जब न्याय का मामला खतरे में हो तो सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायाधिकरणों के द्वारा भी अदालती फैसलों में हस्तक्षेप कर सकता है। 136 में ये अधिकार, इनको अपशिष्ट अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, कि जरूरत पड़ने पर हाँ ये क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी मामलों को निरस्त कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 है, याद रखिएगा।
अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति इनको बोलते हैं, ठीक है। दो शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इनके जो कार्य हैं, इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनको ऐतिहासिक संदर्भ और गवाही के लिए प्रलेखित किया जाएगा, एक तो रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, और इस अदालत की अवमानना नहीं की जा सकती, जो फैसला दिया है वो मानना पड़ेगा। 6 महीने तक के कारावास से लेके 2000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से अगर दंडित इसमें किया जा सकता है, बाकी वो डिपेंड करता है कैसी अवमानना कर रहा है व्यक्ति, अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो, ठीक है, याद रखिएगा। रिट क्षेत्राधिकार पे हमने डिस्कस कर ही लिया था। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 में ये रिट बताई हुई है, ठीक है, सारी की सारी चीजें बताई हुई। चलिए अन्य शक्तियों में बात कर लें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो बड़े पद हैं, इनके चुनाव में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन पे निर्णय लेने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। अध्यक्ष के द्वारा दिए गए एकल संदर्भ पर अध्यक्ष के आचरण व्यवहार के बारे में पूछताछ, ये सारी चीजें, दुर्व्यवहार का दोषी अगर पाया जाता है तो अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहां पे लोकसभा और वगैरह वगैरह, ठीक है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर सलाह दे दी गई किसी अध्यक्ष को हटाने की तो बाध्यकारी है, ये राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा उनको हटाने के लिए, ठीक है। स्व सुधार करने वाली ये एजेंसी है, अपने आप में सतत विकास करती रहती है, सुधार करती रहती है, पुरानी चीजें, स्वयं के निर्णय या आदेश हैं, इनको देखती है, अगर वो गड़बड़ है तो उनको सही करने का कार्य करती है। पिछले फैसलों से ये बंधा नहीं है, उनको चेंज कर सकता है, इसके फैसले अलग अलग हो सकते हैं समय समय पर। उच्च न्यायालय लंबित मामलों को वापस लेने और उन्हें स्वयं निपटाने के लिए भी अधिकृत है, और एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले या अपील को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह को केसेस ट्रांसफर करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी हैं, याद रखिएगा। जो इन्होंने कानून बनाए हैं वो सारी की सारी भारत की जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पर लागू किए जाएंगे पूरे भारतीय क्षेत्र में, ठीक है। सिविल और न्यायिक कोई भी मामले हो, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना चाहिए। 144वें आर्टिकल में ये चीज है। इनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, याद रखिएगा। सारे के सारे न्यायालय, न्यायाधिकरण, न्यायिक अधीक्षण, नियंत्रण, ये सारी चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती हैं, जो अपने से नीचे सभी लोगों पर लागू होती हैं, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग में। संघ सूची के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और अन्य मामलों के संबंध में शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बढ़ाया जा सकता है, यह भी विशेष अनुबंध में समझौते के तहत। अधिवक्ताओं की बात कर ले तो अधिवक्ता 3 श्रेणियां होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानून का अभ्यास करने के हकदार हैं। अधिवक्ताओं की 3 श्रेणियां कौन कौन सी? वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया हो, वो यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यायालय किसी भी अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत में किसी अन्य अदालत या न्यायाधिकरण में एक जूनियर के बिना उपस्थित होने का हकदार नहीं, उसके पास एक जूनियर होना मांगता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ये भी अधिवक्ता ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दायर करने के हकदार ये होते हैं, और उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष के लिए उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ये कौन है? हाँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। फिर अधिवक्ता है जो सिंपल अधिवक्ता जिनके नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रोल दर्ज है ना, रोल में नाम दर्ज है तो भैया वो अधिवक्ता कहलाते हैं, और वे सुप्रीम कोर्ट के किसी पार्टी की ओर से किसी भी मामले में उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं। न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या मामले दर्ज करने के हकदार वो नहीं है। स्वतंत्रता की बात कर लें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र और निष्पक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कामकाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान संविधान में किए हुए हैं। इनकी नियुक्ति का तरीका ऐसा है कि भैया कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता नियुक्ति में,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, परामर्श करने के बाद। इनके अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्तियां संसद के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के तहत बहुत सारे अधिकार देने की गारंटी संविधान में की हुई है। कार्यपालिका से अलगाव हमने बात करी थी अनुच्छेद 50 में, ठीक है। सरकार की न्यायपालिका और कार्यकारी शाखाओं के सीमांकन की कार्यवाही करने के लिए संविधान के द्वारा राज्य आवश्यकता है, और इसका मतलब है न्यायिक शक्तियां और कार्यकारी प्राधिकरण सबके पास नहीं होने चाहिए, है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण ये सुना ही होगा आपने। निश्चित सेवा शर्तें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, एंशन, अवकाश, सारी चीजें समय समय पर क्या है, संसद के द्वारा निर्धारित करी जाती है। संचित निधि से इनको सारी की सारी वेतन भत्ते सुविधाएं दी जाती है, तो किसी और पे भारित नहीं होते। न्यायाधीशों के आचरण की गैर चर्चा, मतलब है कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर अगर बहस चल रही है तो संविधान संसद या राज्य विधानमंडल में अपनी जिम्मेदारियों के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। अपने काम करो, फालतू की बातें नहीं करना है। अवमानना अगर आप करते हो तो दंड दी जाएगी, यानी कि कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया वो नहीं मान रहे हो आप, तो उसका दंड आपको मिल सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब यहां पे बताया कि मैक्सिमम एज पे ही रिटायर होंगे या फिर हटाने की प्रक्रिया है। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि कल हटा दिया आपने, ये फैसला कैसे ले लिया, नहीं आप ढंग से काम नहीं करो, हट जाओ। तो कार्यकाल की सुरक्षा भी बताई हुई है। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा संविधान में दी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा ही संविधान में उल्लिखित तरीके से इनको हटाया जा सकता है। अपने कर्मचारियों को नियुक्ति करने की स्वतंत्रता, जो जरूरत है उस हिसाब से कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, भाई आप एक बार रिटायर हो गए तो अब आपको प्रैक्टिस ही नहीं करना, टेंशन ही खत्म, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे क्या थी, संविधान से संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अधिकार थे। कुछ अनुच्छेद जो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं वो अनुच्छेद 22 बता रहा हूं। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान में उनकी रचना के बारे में बताया। 24A राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJC आयोग के कार्य, कानून बनाने की संसद की शक्ति, न्यायाधीशों का वेतन आदि 125, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये 126 पूछा गया क्वेश्चन है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये मूल अधिकार क्षेत्र 131, 32 है भैया अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी, ये कुछ मामले हैं, ये दीवानी मामलों में अपीलीय अधिकार है, और 134 में आपराधिक मामलों में क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्र। इसके बाद 137, ठीक है, तो यहां 137 जो है वो जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। और रिट जारी करने की शक्ति 139 में बताई हुई है, ये याद रख लीजिएगा, लिखा है 139 में, लेकिन वो शक्ति आर्टिकल 32 से मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी पावर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फिर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक सी चीज थी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा भैया, अपन उस पर बात कर लें। कुछ तथ्य बचे हैं, प्रमुख तथ्य जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्थापना 28 जनवरी 1950, याद रखिएगा। 29 अक्टूबर 1954 पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने भवन का शिलान्यास, आधारशिला रखी, और 58 में बन जाता है सुप्रीम कोर्ट भवन, ठीक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट, एशिया के किसी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो है वो M फातिमा बीबी थी, याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट की, तो फातिमा बीबी थी। 1959 में सुप्रीम कोर्ट में उनको नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति HJ कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तो भैया DY चंद्रचूड़ साहब हैं, याद रखिएगा। 50वें मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, अरे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। सो ये पहले मुस्लिम न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश भारत के, और मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश भी ये रहे हैं। इन्होंने
2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला है, याद रखिएगा, और एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है भैया हिदायतुल्लाह साहब, याद रखना हमेशा। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल जो है 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जो अभी मुख्य न्यायाधीश है उनके पापाजी, पिताजी उनके, जी हाँ, बाय वी चंद्रचूड़ साहब, अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है और अभी उनके बेटे मुख्य न्यायाधीश के पद पर आश्रित हैं। ठीक है। सबसे कम समय का कार्यकाल न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह जी का रहा है। ऐसा बोलते हैं कि 17 दिनों का उनका कार्यकाल था। हाँ, ये लिखा है। 22वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तो ये प्रमुख तथ्य है जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और भाई ये हाँ पूरा का पूरा हमने सुप्रीम कोर्ट कवर कर लिया। बची हुई कोई चीज हो अगर जो डाउट हो या समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट करिए और अगले वीडियो में हम मिलेंगे। कैग हमने डिस्कस कर ही लिया, यानी 5वां पार्ट हमारा पूरा समाप्त। 6वां पार्ट राज्य हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।